दोस्तों रागिनी, ये है इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पेपर। ये है आपका 2005 का पेपर है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि ये 2005 का पेपर है और अब पेपर का जो लेवल है वो बहुत हाई हो गया है। अब आप इसमें देखिए, ये है तो इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पेपर है, स्टूडेंट्स की डिमांड पे आया है। पहला क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन एन चैनल मॉसफेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, पहले बात तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है? इट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स। ये वोल्टेज डिफरेंस किसके बीच में होता है? गेट एंड सोर्स के बीच में होता है। विच अलाउज अ करंट फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, जो कि क्या करता है कि करंट को अलाउ करता है टू फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, इन एनमॉस। तो जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है एन चैनल मॉसफेट का, इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग द चैनल डोपेंट कंसंट्रेशन एंड इंक्रीजिंग दी ऑक्साइड थिकनेस। तो ऑक्साइड थिकनेस को इंक्रीज करने की बात तो कहीं नहीं है, सब में इसको रिड्यूस करने को बोला है, तो ये नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। मेनली क्या होता है कि आपका हम जो फैक्टर्स हैं जिसमें कि आपका ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द गेट मटेरियल। एक तो गेट मटेरियल पे डिपेंड करता है, दूसरा थिकनेस ऑफ ऑक्साइड मटेरियल, ठीक है, तीसरा सबस्ट्रेट डोपिंग कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और किस पे डिपेंड करता है? ये सबस्ट्रेट डोपिंग कंसंट्रेशन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और क्या है आपका? ये डिपेंड करता है आपका ऑक्साइड इंटरफेस फिक्स चार्जेस पे। मैं आपको ये फैक्टर्स बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्साइड इंटरफेस फिक्स्ड चार्ज कंसंट्रेशन, फिक्स्ड चार्ज कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एंड चैनल लेंथ पे डिपेंड करता है। फिफ्थ फैक्टर में लिख देती हूँ, चैनल लेंथ पे डिपेंड करता है। सिक्स्थ फैक्टर होता है आपका कि ये चैनल विड्थ पे डिपेंड करता है, चैनल की जो विड्थ होती है। अभी हम यहाँ थ्योरी इतना डीपली डिस्कस नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है, तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट dl होता है ना, तो हम जनरली A टू B करते हैं, क्या करते हैं? जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एंड E इज इक्वल टू V बाय D होता है, विच इंप्लाइज V इज इक्वल टू E डॉट D। तो ये वोल्ट मीटर होगा ना, क्या होगा? ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा ये वोल्ट पर मीटर बता रहा है। हालांकि देखिए, एक तो होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, जिसकी वैल्यू होती है न्यूटन पर कुलाम। न्यूटन पर कुलाम होती है, कुलाम पर न्यूटन, ये तो कोई मतलब ही नहीं होगा। V बाय आई भी नहीं होगा, क्योंकि ये V बाय आई तो R की वैल्यू हो गई ना, वोल्ट पर एम्पियर। वॉट पर एम्पियर भी नहीं होगा, P अपॉन ए जनरली। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है तो इट शुड बी, इसकी यूनिट कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? वोल्ट पर मीटर होती है। तो मेनली चलिए ये ए ऑप्शन ही इसमें सूट कर रहा है, तो यही आप नोट करेंगे। मैं मार्कर भी चेंज कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ E माइनस ए टी साइन ओमेगा टी। देखिए L ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है? ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ना। और L ऑफ E माइनस ए टी कितना होता है? 1 अपॉन एस प्लस ए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा बाई एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अ लीनियर नेटवर्क द रेशियो ऑफ वोल्टेज एक्साइटेशन, दैट मींस वोल्टेज इनपुट टू द करंट रिस्पॉन्स। वोल्टेज आपका इनपुट है और करंट आपका रिस्पॉन्स है, आउटपुट है। इट इज अनऑल्टर्ड, मतलब ये कांस्टेंट है। व्हेन द पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स आर इंटरचेंज, जब आप इनपुट और आउटपुट की वैल्यू की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हो, मतलब यहाँ करंट लग देते हो और यहाँ वोल्टेज रख देते हो, तो असर्शन स्टेम्स फ्रॉम रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं। नेक्स्ट है, द बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। एक एम्पलीफायर है, उसकी बैंडविड्थ को आप कैसे बढ़ा सकते हो? इट विल बी इंक्रीजिंग द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। जब आप इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी को जब आप इंक्रीज करोगे, तभी आप एक एम्पलीफायर की बैंडविड्थ को इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि बैंडविड्थ क्या होता है? द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओवर विच द सिग्नल इज ऑक्युपाइड, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है,
What is the without the DC source a clipper acts as a, देखिए जो क्लिपर होता है, मेनली क्लिपर का डायग्राम कैसा होता है, मान लीजिए एक सीरीज रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने एक सोर्स लगा दिया है और यहाँ पे आपने एक डायोड लगा दिया, ठीक है, ये प्लस माइनस वी इनपुट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका मान लीजिए ये इनपुट लेवल है सिग्नल का, ये है कुछ माइनस वीएम और ये है आपका प्लस वीएम। ओके, तो आप इसमें देखिए जो आउटपुट आएगा, क्लिपर क्या करेगा, ये आपका पॉजिटिव क्लिपर है, पॉजिटिव की साइड को क्लिप कर देगा ना 0.7 वोल्ट के उसमें। कहने का मतलब है कि क्लिपर जो होता है इट एलिमिनेट्स द एम्पलीट्यूड नॉइज और वोल्टेज स्पाइक्स। ये क्या करता है, एलिमिनेट्स वोल्टेज स्पाइक्स एंड एम्पलीट्यूड नॉइज को ये खत्म करता है, जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन वोल्टेज लिमिटिंग, ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन वोल्टेज लिमिटिंग, वोल्टेज को लिमिट करने के काम आता है। ये एक वेव शेपिंग सर्किट होता है दैट टेक्स एन इनपुट वेव फॉर्म एंड कट्स ऑफ और क्लिप्स इट्स टॉप हाफ और बॉटम हाफ पोर्शन, यही तो करता है क्लिपर, वेव शेपिंग सर्किट होता है ना। अब ये कह रहा है अगर आप इसमें डीसी सोर्स नहीं लगाओगे तो जो क्लिपर होता है इट विल बी एक्टिंग एज अ रेक्टिफायर, एक रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। चॉपर, क्लैम्पर और डिमोड्यूलेटर, इन चॉपर तो चॉप करता है ना, आप ये कह सकते हो जो क्लिपर होता है इट टर्न्स, क्लिपर में क्या हो रहा है कि इट कट्स ऑफ अ वेव फॉर्म, किसी वेव फॉर्म को कट कर रहा है अबव अ सर्टेन एम्पलीट्यूड, किसी एम्पलीट्यूड के ऊपर ये वेव फॉर्म को कट करता है और उसको डीसी लेवल में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट्स इन डीसी लेवल, ठीक है, बाय क्लिपिंग ऑफ सर्टेन पोर्शन ऑफ द सिग्नल। तो ये जो डीसी लेवल होता है मेनली ये 0 वोल्ट पे होता है, ग्राउंडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब एग्जाम्पल भी क्या दूं, कहने का मतलब यही है कि इट विल एक्ट एज अ रेक्टिफायर, ये एक रेक्टिफायर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू बिल्ड अ मॉड 6 काउंटर यूजिंग 3 फ्लिप फ्लॉप्स द नंबर ऑफ पॉसिबल काउंट सीक्वेंस इज, इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 होगा। आप मॉड 6 काउंटर बनाने जा रहे हो, ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ अ मॉड 6 काउंटर, तो उसमें आप 3 फ्लिप फ्लॉप्स ले रहे हो, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज 3, तो नंबर ऑफ पॉसिबल काउंट सीक्वेंस कितना हो जाएगा, 2 क्यूब, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कंटेंट ऑफ ए 4-bit रजिस्टर इज 1101, द रजिस्टर इज शिफ्टेड 6 टाइम्स टू द राइट विद द सीरियल इनपुट बीइंग दिस मच, ये इसरो का क्वेश्चन है। फाइनल कंटेंट ऑफ द रजिस्टर विल बी, देखिए मैं आपको एक अच्छे से बता देती हूँ कि मान लीजिए आई जस्ट चेंज द मार्कर, देखिए ये 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में, अच्छा ये तो इसी का बिल्कुल वो हो गया ना, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि ये जैसे क्लॉक हो गया, ये आपका इनपुट हो गया और ये आपकी स्टेट हो गई। स्टेट आपको क्या दिया है, आपको स्टेट क्वेश्चन में दिया है 1101 और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि राइट साइड ये 6 टाइम्स शिफ्ट हुआ है। अब आप इसमें देखिए, इसका मतलब 0 क्लॉक पल्स पे था, इनपुट कुछ नहीं था। 1 क्लॉक पल्स में क्या होगा, 1 क्लॉक पल्स में आप, उसने बोला है कि सीरियल इनपुट आपका क्या है, सीरियल इनपुट ये है 101101, तो पहला सीरियल इनपुट आप 1 लेंगे। जब आप 1 लेंगे तो हमें क्योंकि राइट साइड शिफ्ट करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड होता है, तो कहने का मतलब ये है कि 6 टाइम शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे ये 1 1 और 0 और ये वाला 1 इधर ट्रांसमिट हो जाएगा। सेकंड क्लॉक पल्स में ये 0 इधर आ जाएगा और फिर ये 0 इधर शिफ्ट होगा, 1 1 1, ठीक है। थर्ड क्लॉक पल्स में आपका 1 आ गया है, तो अब ये इधर शिफ्ट होगा, 0 1 1 और ये 1 इधर आ जाएगा, इसको आप डिस्कार्ड करते रहेंगे। फोर्थ क्लॉक पल्स में 1 आ गया है, तो अगेन ये वाला 1 इधर ही जाएगा ना, तो 1 0 1 हो जाएगा। फिफ्थ में क्या हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पे ये कितना होगा 0 और ये 1 1 0। फिर सिक्स्थ पल्स में आपका ये 1 आ रहा है, अगेन ये 1 इधर जाएगा, फिर ये 0 ये 1 ये 1, तो ये कितना आंसर आ गया 1 0 1 1। तो आपका जो राइट आंसर आएगा इट विल कम आउट टू बी 8th का ए, इट विल कम आउट टू बी 8th का ए। तो एक बात आप याद रखिएगा, राइट साइड शिफ्ट ऐसे करेंगे, अभी क्योंकि इतनी जगह नहीं है तो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, ये आपका राइट साइड का है, ठीक है, राइट शिफ्टिंग है ये, इसीलिए आंसर है। अगर लेफ्ट शिफ्टिंग करने को मैं बोलूंगी तो कहाँ आएगा, लेफ्ट शिफ्टिंग में जैसे 1 1 0 1 है, तब आप यहाँ पे करोगे 1 0 1 और जो ये आपका इनपुट होगा वो इधर आ जाएगा। गेटिंग?
नेक्स्ट है अ माइक्रो प्रोसेसर विद अ 16-bit एड्रेस बस इज यूज्ड इन लीनियर मेमोरी सिलेक्शन कॉन्फ़िगरेशन विद 4 मेमोरी चिप्स। द मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरीज ये होगा 64 किलोबाइट्स। ये 64 किलोबाइट्स होगा क्योंकि आप देखिए कि ईच बिट रिक्वायर्स 1 लाइन। सो फॉर n लाइन्स मेमोरी साइज कितनी होगी? ईच बिट रिक्वायर्स n लाइन्स। ठीक है, तो फॉर ईच बिट रिक्वायर्स 1 लाइन, सॉरी 1 लाइन, तो यानी कि फॉर n लाइन्स आपकी जो मेमोरी साइज होगी वो कितनी हो जाएगी? मेमोरी साइज जो आप एड्रेस बस में यूज करोगे वो कितनी हो जाएगी? 2 to the power n हो जाएगी। 2 to the power n हो जाएगी तो 16 बिट के लिए कितनी होगी? 2 to the power 16 जो कि होता है 655366 मेमोरी लोकेशंस, या हम इसको क्या बोलेंगे? 64 किलोबाइट। तो ये ऑप्शन होगा। द इंटरफेस चिप यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन 8086 एंड, देखिए ये 8086 है एंड 16, ये 16 है। 16-bit ADCs if I use the pencil black color, तो ये जो होगा आपका 6 है और ये आपका 16-bit है। मतलब 16-bit एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और 8086 के बीच में जो आप डेटा ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं वो कौन सा होगा? 8255। जनरली ये PPI होता है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस बोलते हैं, विच इज यूज्ड एज एन इंटरफेस चिप बिटवीन 8086 एंड 16-bit एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ये जो क्वेश्चन है, द फोर्ट्रान स्टेटमेंट A J, अब ये मैंने is equal to 2 into 4/2 will calculate J as, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं 5 into 2.5 माइनस ये कितना है? 2 into 4/2, अगर 2 तो ये होगा 25 5 जा 125 माइनस ये कितना हो गया 4, तो ये कुछ कितना आ जाएगा? करीबन 8.5 आएगा ना। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, 11th का बी। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट, देखिए वैसे तो अब नेट का सिलेबस चेंज हो गया, उसमें कंप्यूटर ये नहीं पूछा जाता, C++ नहीं पूछी जाती, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। द पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन्स इट्स वैल्यू, देखिए इसका जो आंसर होगा द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें दूसरे वेरिएबल की एड्रेस होता है, ये क्या है? अदर, इट इज अदर। ठीक है, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? ये है 100 e to the power j 0.866 y प्लस 0.5 z ऑफ x वोल्ट पर मीटर। तो इसने बोला इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जनरली ये क्या है? e to the power j, वैसे तो होता है ये e to the power j ओमेगा t प्लस बीटा z होता है, तो बीटा तो आपको 0.5 दिया है और जो ओमेगा होगा आपका, ये जो इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ये आपका कितना होना चाहिए? e to the power j, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है ना, तो इसने ओमेगा पूछा है तो 2 पाई इंटू 0.866, अगर मैं इसको 2 पाई इंटू 0.9 भी कर दूंगी 0.86 को, तो ये 9 2 जा 18, तो 1.8 पाई हो गया ना ये, तो 1.8 इंटू 3.14, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी, देखिए 3.14 इंटू 1.8, 18 4 जा 72, 7 कैरी, 18 1 जा 18 प्लस 7 25, 2 कैरी, 18 3 जा 54, ये कुछ कितना आ रहा है? 5.652। ये आंसर थोड़ा सा ट्रेवल्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, देखिए ये एक्चुअली ये तो ई नॉट है, दिस इज ई नॉट इज 100 j ओमेगा t प्लस बीटा z, एक्चुअली ओमेगा t प्लस बीटा z, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना, हमें ओमेगा तो इसमें दिया ही नहीं है, मतलब t का तो फंक्शन ही नहीं है, तो मेनली ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेगा, तो जनरली vp इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा बाई बीटा होता है ना, तो अगर मैं vp को c मान लूं वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये ओमेगा बाई बीटा हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड बीटा इज हाउ मच? e टू द पावर ओमेगा t प्लस बीटा z, बीटा आपका 0.5, ये t है कि क्या है? मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, रुकिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसीलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, अभी मुझे ये देखूंगी मैं, अभी बाद में कंसल्ट करूंगी। इसका वैसे आंसर जो है जहां तक है बताया गया है कि इसका आंसर बी ऑप्शन है, ये अभी मुझे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि इसमें जो ओमेगा है इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज गिवन एज e टू द पावर j ओमेगा, दिस इज
y प्लस बीटा जेड। अब ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, ये एक्स कंपोनेंट दिया है, बीटा जेड दिया है, एंड अगर मैं इसको लिखूं बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तब भी अगर रुकिए मैं चेक करती हूँ, 2 पाई बाय बीटा इज इक्वल टू ओमेगा, तो ये 2 पाई बाय 0.5 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो 4 पाई। देखिए मैं ऐसे निकाल रही हूँ बार बार, अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी 14 4 जा 56, 4 3 जा 12, तो ये करीब 12.56 आ रहा है। नहीं ये क्वेश्चन में डाउट है, इसलिए अब इसको छोड़ दीजिए, आप खुद कर थोड़ा आप सर्च करिएगा, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये एक तो ये प्रिंट करा हुआ है। द बिहेवियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज गवर्न्ड बाय बल्क इफेक्ट। देखिए बल्क इफेक्ट जो होता है ये होता है आपका गन डायोड में, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस होता है। नेक्स्ट है अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड एज। देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा a cos ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रल 0 टू टी एम टाउ डी टाउ। वैसे ये एक डमी वेरिएबल है ये। नेक्स्ट है इन अ पीसीएम सिस्टम इफ द क्वांटाइजेशन लेवल्स आर इंक्रीज फ्रॉम 2 to 8 द रिलेटिव बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट विल बिकम। देखिए इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन लेवल जो होता है पीसीएम में 2 to the power n होता है। तो मैं n इज द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, तो n इज इक्वल टू log बेस टू q होता है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो bt हो जाएगा, जो अगर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होगी Q1 इज इक्वल टू 2, अगर Q1 आपको 2 दिया है तो BT1 कितना हो जाएगा, n log बेस टू Q1, और BT2 कितना हो जाएगा, n log बेस टू Q2। क्योंकि इसने क्या बोला है आपको, देखिए बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम NFS होता है ना, ठीक है, जो आपका बैंडविड्थ है पीसीएम का वो कितना होता है, NFS होता है ना, NFS बाई 2 बोलते हैं, वैसे तो ये होता है NFM हो जाएगा क्योंकि FS ट्वाइस FM होता है। तो ये जो n है इट इज द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। तो ये जब हम इस तरह से डिपेंड करेंगे b1 अपॉन b2 कर लीजिए, और ये nn तो कैंसिल हो गया, तो ये log बेस टू 2 बाय log बेस टू 8 हो जाएगा। तो ये 2 क्यूब हो गया ना 8 का, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, तो ये b1 बाय b2 हो गया। अब आप इसमें देखिए तो b2 की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ b1 हो गई, तो आंसर कितना आएगा इसका, ट्रिपल्ड। ये थोड़ा डिफरेंट लेवल का इस बार क्वेश्चन है 2005 में। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स जनरली यूज इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन, AM PM FM यूज नहीं करते, इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस दैट एग्जिबिट्स अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इज PN डायोड नहीं होता है, JFET भी नहीं होता है, BJT भी नहीं होता है, UJT होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अ पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, देखिए इट इज यूज्ड टू मेजर अ टेम्परेचर। अ लीनियर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हैज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हाँ तो मैं इसमें z कॉमन ले लूंगी तो z स्क्वायर माइनस 0.81 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा z ऑफ z प्लस 0.9, और ये कितना हो जाएगा z माइनस 0.9। तो यहाँ पे z की 3 वैल्यूज आएंगी 0, माइनस 0.9 एंड प्लस 0.9। तो हाँ, तो जो सिस्टम है आपका वो कैसा होगा, सिस्टम आपका स्टेबल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे है और ये 1 इधर क्या है आपका, ये एक यूनिट सर्कल के अंदर आ रहा है ना। अगर इस Z ट्रांसफॉर्म में दिया है तो ये एक यूनिट सर्कल के अंदर आ रहा है, ये -1 है, यहाँ पे ये माइनस 0.9 पे आ रहा है और यहाँ ये प्लस 0.9 पे आ रहा है, इसलिए सिस्टम स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये है असर्शन एट हाई टेम्परेचर द वैलेंशिया ब्रेकडाउन वोल्टेज इज हायर, तो ये ट्रू है। एट हायर टेम्परेचर मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर शॉर्टर, देयरफॉर अ लार्जर फील्ड इज रिक्वायर्ड टू कॉज आयोनाइजेशन, ये इसका सही रीजन है, सही एक्सप्लेनेशन है, तो ये A ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द वेन ब्रिज कैन बी यूज फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स, ट्रू है, लेकिन ये भी ट्रू है लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका B ऑप्शन होगा। B में क्या लिखा है कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड और इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा है अ डीप मल्टीप्लेक्सर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिकोडर, देखिए इस केस में ये क्या होगा कि ये आपका गलत होगा और ये सही होगा, बिकॉज अ डीमल्टीप्लेक्सर इज बिल्ट यूजिंग एंड गेट्स ओनली। ये इसका 23rd का क्या है, ये 23rd का इट इज D ऑप्शन। A इज फॉल्स बट R इज नहीं क्या है ये, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, तो इसका D ऑप्शन है, ये इसका ये D ऑप्शन होगा। इसमें क्या कैसे दिया है, ओके तो मैं इसको कैपिटल ही कर लेती हूँ, क्या जा लगता है। उसके बाद आप देखिए इन Intel 8085 the lower byte of address and data multiplexed because this helps to limit the number of external pin terminals, बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका A ऑप्शन होगा।
ए यही लिखा है ना, ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके ठीक है। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन्स इक्वेशन इज सेम एज द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो वी बाय एप्सिलॉन, ये पॉइजन्स इक्वेशन होती है, और लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0। तो क्या इन दोनों का सॉल्यूशन सेम होता है? बिकॉज लाप्लास इक्वेशन इज सेम एज पॉइजन इक्वेशन फॉर सोर्स फ्री रीजन। सोर्स फ्री रीजन में तो चार्ज भी 0 होता है, कंडक्टिविटी भी 0 होती है ना। तो जो 25th का जो आंसर होगा ये गलत होगा, ये सही होगा, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। The total EMF induced in a circuit equals the time rate of change of the total magnetic flux linking the circuit. E is equal to minus n d phi by dt होता है, psi is equal to b dot a होता है, ये flux होता है। Because the induced current in a loop is always so directed so as to produce a flux opposing the change in the flux density। देखिए ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर होगा ए। ये सही दिया है कि बिकॉज जो करंट इंड्यूस होती है किसी भी लूप में, ठीक है, तो ये इस तरह से डायरेक्टेड होती है जिससे कि जो फ्लक्स होता है ये उस चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है एएम हैज बेटर नॉइज परफॉर्मेंस देन एफएम। गलत, बिकॉज एएम रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सिग्नल पावर। ट्रू, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम 1.3 माइक्रोमीटर टू 1.55 माइक्रोमीटर इन सिलिका फाइबर्स। ये वेवलेंथ दिया है बिकॉज डिस्पर्जन एंड एटीन्यूएशन आर बोथ मिनिमम एट 1.55 माइक्रोमीटर। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है थायरिस्टर्स आर प्रेफर्ड टू पावर डायोड्स इन वेरिएबल पावर रेक्टिफायर्स। थायरिस्टर्स मतलब एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। 4 पीएन लेयर होती है ना इसमें। बिकॉज थायरिस्टर्स प्रोवाइड कंट्रोल रेक्टिफिकेशन एंड ऑल्सो पावर लॉस इन देम इज लेस कंपेयर टू दैट इन पावर डायोड्स। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, तो ये ए होगा इसका, क्योंकि ये कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लेजर रेडिएशन इज इट्स कोहेरेंस बिकॉज स्टिमुलेटेड इमिशन इज द की टू द ऑपरेशन ऑफ लेजर। देखिए ये बिल्कुल दोनों ट्रू है, तो ये ए एक्सप्लेनेशन होगा। लेजर मतलब, कोहेरेंस मतलब होता है जुटना, टू कलेक्ट एट अ पॉइंट, इसका मतलब होता है जुटना। तो कोहेरेंस मतलब मेनली कहां से अराइज होता है? इट अराइजेस फ्रॉम द स्टिमुलेटेड इमिशन दैट प्रोवाइड्स एम्प्लीफिकेशन। ये कहां से अराइज होता है? इट अराइजेस फ्रॉम स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन से ये पैदा होता है, उत्पन्न होता है, एंड दैट प्रोवाइड्स एम्प्लीफिकेशन। फिर ये एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करता है। अब आप इसमें देखिए जो कॉमन स्टिमुलस होता है, इट ट्रिगर्स द इमिशन इवेंट्स व्हिच प्रोवाइड एम्प्लीफाइड लाइट। जब ये स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलस मतलब एक तरह का इनपुट है जो ट्रिगर कर रहा है जिससे कि पॉसिबल इमिशन इवेंट्स टेक प्लेस हो, जिसकी वजह से एक एम्प्लीफाइड लाइट प्रोड्यूस होती है। एमिटेड फोटॉन्स इस स्टेप में होते हैं एंड हैव अ डेफिनेट फेज रिलेशन टू ईच अदर। एमिटेड फोटॉन्स जो होते हैं, एमिटेड फोटॉन्स आर इन स्टेप, ठीक है, एंड हैव अ डेफिनेट फेज रिलेशन टू ईच अदर एंड हैव अ डेफिनेट फेज रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, ये होता है कोहेरेंस का मतलब, इसीलिए इसका सही एक्सप्लेनेशन है। मतलब फोटॉन्स पता ना, लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसकी एनर्जी होती है एच म्यू, एच सी बाय लैम्डा। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड लाइट। तो फोटोन इज द लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी, ई इज इक्वल टू एच म्यू। ये इस तरीके से एमिट होते हैं कि इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में एक फेज रिलेशन डिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट है कंसिडर द सेमीकंडक्टर डायोड जर्मेनियम सिलिकॉन टनल शॉर्ट की द करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द अबव डायोड्स इज। देखिए इसमें आपने पढ़ा होगा जर्मेनियम का कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है ना। और देखिए जर्मेनियम का 0.3 होता है, सिलिकॉन का 0.7 होता है, टनल और शॉटकी में इसका, शॉटकी का 0.35 वोल्ट होता है। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका होगा 3, ओके, टनल डायोड होगा, फिर लेस देन जर्मेनियम डायोड होगा, फिर शॉटकी डायोड होगा, फिर आपका ये सिलिकॉन डायोड होगा। तो इसका डी ऑप्शन होगा। टनल डायोड का भी मुझे इतना पता नहीं एग्जैक्ट क्या वैल्यू होती है, लेकिन ये इससे कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड में, ये टनल डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है ना, लो पावर ऑसिलेटर होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द माइक्रोवेव रीजन सम ऑफ द बैंड डेजिग्नेशंस आर क्यू, एक्स, के एंड का। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एल, एस, सी, एक्स, क्यू, के, का।
L होता है 1 to 2, ये गीगाहर्ट्ज में बता रही हूँ, 2 to 4, 4 to 6, 6 to, एक मिनट, 1 to 2, 2 to 4, LSCX, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 26, 26 to 40 गीगाहर्ट्ज होता है। तो हाँ, द ऑर्डर क्या होगा इसका, एक्स कू के का, यही ऑर्डर होगा ना, तो ये होगा एक्स कू के का, इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन टाइम्स। ये आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें आप याद ही कर लीजिए। 33 का इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए ये सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ड्यूअल रैंप एडीसी है, ठीक है, और ये एक इंटीग्रेटिंग टाइप होता है, फिर इसमें आपका एक काउंटर मेथड है, फिर आपका एक ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी है, फिर आपका एक साइमल्टेनियस एडीसी है। देखिए इसमें मैं बस यही बोलूंगी कि काउंटर वोल्टेज डिपेंडेंट कन्वर्जन टाइम होता है। ये क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट कन्वर्जन टाइम होता है इसका, और इसमें मैं बोलूंगी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में n टाइम्स ऑफ टी क्लॉक साइकिल्स होती हैं, n बिट टाइम्स ऑफ टी क्लॉक साइकिल्स होती हैं, और फ्लैश आपका फास्टेस्ट होता है, ठीक है। अभी तो ड्यूअल स्लोप में देखिए, ड्यूअल स्लोप में मैं अभी ये ड्यूअल रैंप है ना, इसमें 2 to the power n+1 क्लॉक साइकिल्स होती हैं, ठीक है, क्लॉक साइकिल्स होती हैं, और जो काउंटर होता है इसमें 2 to the power n-1 क्लॉक साइकिल्स होती हैं, ठीक है। और साइमल्टेनियस का भी नहीं है इतना आइडिया, लेकिन ये है कि इसका जो कन्वर्जन टाइम के अकॉर्डिंग आपका पहले ड्यूअल रैंप आएगा, फिर आपका ये काउंटर आएगा, फिर आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आएगा, और फिर लास्ट में आपका साइमल्टेनियस एडीसी आएगा, जिसको हम पैरेलली बोलते हैं, शायद फ्लैश कंपैरेटर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ये फास्टेस्ट होता है। नेक्स्ट है, ठीक है, तो आई होप ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी करी थी, तब आपको मैं बता रही हूँ थोड़ा सा। मैं हाँ, कॉपी में मैंने थोड़े आंसर्स लिखे भी हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको टैली भी कर रही हूँ, चेक भी कर रही हूँ कि गलत तो नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तो इसका कहीं आंसर की मिला नहीं। मतलब हाँ, आप ढूंढने में टाइम भी लगता है ना काफी, क्योंकि वो क्वेश्चन समझने में और टाइम काफी देना पड़ता है। नेक्स्ट है, द वेरियस सबसिस्टम्स इन द एफएम रिसीवर। ये कौन सा रिसीवर है आपका, एफएम रिसीवर है। लेट आई चेंज द मार्कर, ओके, ये आपका दिया हुआ है एफएम रिसीवर, दिस इज योर एफएम रिसीवर। तो इसमें कौन से सबसिस्टम्स होंगे, देखिए इसमें आपका होगा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सबसिस्टम इज, इसका आएगा आपका, ये पहले आरएफ एम्पलीफायर होता है ना, जब एंटीना रिसीवर में पहले एंटीना से ये क्या जाएगा, आरएफ एम्पलीफायर होगा, फिर मिक्सर होता है, फिर यहाँ पे आईएफ एम्पलीफायर होता है, फिर लिमिटर होता है, फिर डिस्क्रिमिनेटर होता है, फिर ऑडियो एम्पलीफायर होता है। तो इसका ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, 4 मेन टाइप्स ऑफ टेलीफोन एक्सचेंजेस अवेलेबल इन इंडिया। पता नहीं ये क्वेश्चन अभी सिलेबस में है कि नहीं है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से दे देते हैं। करेक्ट ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड इन आवर कंट्री, पहले मैनुअल हुआ था, फिर स्ट्रॉगर हुआ था, ठीक है, फिर ये क्रॉस बार हुआ था, और फिर इलेक्ट्रॉनिक आया था। तो आपका होगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है बीजेटी। बीजेटी में क्या होता है, बीजेटी का देखिए, बीजेटी का हाई करंट गेन होता है, मॉसफेट का आपका हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, टनल डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, और जिनर डायोड जो होता है इसका ये वोल्टेज रेगुलेशन में यूज होता है। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बीजेटी हाई, देखिए सेकंड है, मॉसफेट हाई इनपुट इम्पिडेंस, टनल डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस, जिनर डायोड हाई करंट गेन, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ये यूज होता है। नेक्स्ट है लीनियरिटी। लीनियरिटी कहाँ यूज होती है, टेलिगन्स थ्योरम में। नहीं 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 नहीं, लीनियरिटी, लीनियरिटी तो आपका वैसे सुपर पोजिशन में आएगा। स्ट्रक्चर, रुकिए, इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स थ्योरम में आना चाहिए ये बी का सेकंड। और ये क्या है, बाइलेटरल, दिस इज एक्चुअली बाइलेटरल, बाइलेटरल आएगा आपका। एक्चुअली गलत है ये, थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, रुकिए रुकिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ। लीनियरिटी मेनली सुपरपोजिशन थ्योरम में आता है, तो ये इसका फर्स्ट इन दोनों में से ही होना चाहिए। तो ये जो आपको दिया हुआ है, और
स्ट्रक्चर आपका किस में आएगा, ये इसमें होगा। फिर स्ट्रक्चर में आपका नॉर्टन या टेलीगन्स तो नहीं आना चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट में आपका आना चाहिए, रुकिए, इक्विवेलेंट सर्किट में आपका नॉर्टन्स थ्योरम आएगा क्या। बाइलेटरल में आपका आना चाहिए, डी का थर्ड होना चाहिए, डी का थर्ड। अब पता नहीं ये डी का फर्स्ट कैसे बोल दे, कुछ गलत है इसमें, ये दोनों में से सही होगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। रुकिए, इस इक्विवेलेंट सर्किट विल बी सी का सेकंड होना चाहिए, सी का सेकंड होना चाहिए। तो मैं जो हूँ मैं इसको डी मान रही हूँ, क्योंकि मुझे ये दो ऑप्शन सही लग रहे हैं। क्योंकि लीनियरिटी सुपरपोजिशन थ्योरम में होता है जब आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर हो, ठीक है, पता हो ना आपका a1 x1 प्लस a2 x2 इज इक्वल टू b1 y1, यही होता है ना, इसी तरीके से हम करते हैं ना। और दूसरा मुझे इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्टन्स थ्योरम में बनता है। बाइलेटरल जनरली आपका टेलीगन्स थ्योरम में आना चाहिए। या एक मिनट, स्ट्रक्चर जो दिया, ये स्ट्रक्चर पता नहीं क्यों दे दिया इन्होंने, डी का फोर्थ बाइलेटरल, हाँ हाँ बाइलेटरल रेसिप्रोकल, इसमें भी आ सकता है, तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट है वेन ब्रिज 38th। देखिए 38th का वेन ब्रिज जो है आरसी ऑसिलेटर होता है, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, तो ये इसमें से तो यही लग रहा है। कॉलपिट आरएफ ऑसिलेटर होता है जिसमें 2 कैपेसिटेंस एंड 1 इंडक्टेंस होते हैं। हार्टली में 2 इंडक्टेंस 1 कैपेसिटेंस होते हैं। क्लैप में एलसी होता है फॉर आरएफ 3 कैपेसिटेंस 1 इंडक्टेंस, तो ये डी ऑप्शन होगा। डी का फर्स्ट, डी का क्या दिया हुआ है, सेकंड, सॉरी डी का सेकंड। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सर। देखिए मल्टीप्लेक्सर जो है आपका, इसका मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड फॉर रूटिंग आउट मेनी डेटा आउटपुट विद सिंगल इनपुट, ये तो गलत लग रहा है मुझे। डी मल्टीप्लेक्सर, रुकिए, इनकोडर कन्वर्ट्स डेसिमल टू बाइनरी। शिफ्ट रजिस्टर, नहीं 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 नहीं, रूट आउट मेनी डेटा आउटपुट विद सिंगल इनपुट, ये तो डीमक्स होता है ना। देखिए हम क्या करते हैं, मैनी इंटू वन करते हैं ना मल्टीप्लेक्सर में, मैनी इंटू वन करते हैं, मतलब मैनी इनपुट्स इंटू वन आउटपुट करते हैं। तो ये विद सिंगल इनपुट जो लिखा है मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। बी का फोर्थ होना चाहिए क्या, सी का, ए का थर्ड होना चाहिए डेटा सेलेक्टर, ये चेक करना, ये भी मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, पता नहीं आंसर्स कैसे दिए हैं। शिफ्ट रजिस्टर सी का फर्स्ट है। सिक्वेंशियल मेमोरी, कुछ कुछ आंसर्स, हाँ शिफ्ट रजिस्टर में सिक्वेंशियल मेमोरी तो आएगी, सी का फोर्थ थोड़ी आएगा जैसे इसने दिया है, क्या दिया है इसने, सी का कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, नहीं नहीं, शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है, मुझे तो सी लग रहा है, ये आप भी चेक करिएगा इस क्वेश्चन को। इनकोडर कन्वर्ट्स डेसिमल टू बाइनरी, क्योंकि कन्वर्जन दिया है तो डी का सेकंड होना चाहिए, मुझे तो ये लग रहा है, तो आप चेक लीजिए ये होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका की साइन जीरो पैरिटी एंड कैरी। देखिए ये आपका 8085 से ही रिलेटेड है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कैसे होगा, मैंने आपको कल बताया था क्या, नहीं, देखिए इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे ये है, ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें क्या हो गया, साइन 0 x, ऑक्सिलरी कैरी x, पैरिटी एंड देन x कैरी फ्लैग। अब आप देखिए साइन फ्लैग किस में आ रहा है, 7th बिट में आ रहा है, तो ये फर्स्ट, इसमें से फर्स्ट ही होगा। 0 फ्लैग किस में आ रहा है, 6th बिट में आ रहा है, तो ये पता नहीं क्या दिया है, 8th बिट में कहाँ से हो गया ये। चलिए थोड़ा सा, रजिस्टर 8 बिट है ना ये, तो इसमें जो है कायदे से ये कह रहा है कि बी का फर्स्ट होगा, 0 फ्लैग 6th बिट में आना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। एनीवेज इसका ए आंसर पता नहीं। कैरी फ्लैग किस में दिया है, कैरी फ्लैग इसमें कहीं वो दिया ही नहीं है, तो कुछ कुछ देखिए क्वेश्चन में भी गलती है। देखिए पैरिटी फ्लैग 2 में आ रहा है, कहीं 2 दिया ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे को तो गलत ही दिख रहा है। एनीवे मैंने आपको वो बता दिया। नेक्स्ट है 41 का, आप देखिए पॉइंटर जो होता है मेमोरी एड्रेस को डिफाइन करता है, तो इसका ये ऑप्शन होना चाहिए। डायमेंशन एरे से रिलेटेड हो गई, हेडर सी प्रोग्राम में यूज होता है, और फ्लोट रियल वेरिएबल्स में यूज होता है, तो हमने ये बता दिया। नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो गॉस लॉ फॉर, ये एम्पियर्स लॉ है, डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी फॉराडेज लॉ है, डेल डॉट डी इक्वल टू 0 गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये गॉस लॉ, तो ये हो गया आपका सेकंड थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये 42 का डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है एएम ब्रॉडकास्ट, इसका तो जनरली यही होता है 535 टू 1600 किलोहर्ट्ज, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन लग रहा है। एफएम ब्रॉडकास्ट 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। टीवी ब्रॉडकास्ट में हम क्या करते हैं, वीएसबी मॉड्यूलेशन, पॉइंट टू पॉइंट में मल्टीपाथ प्रोपिगेशन करते हैं, तो इसमें 43 का सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एलवीडीटी, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है, बॉर्डन गॉज आपका प्रेशर मेज करता है, स्ट्रेन गॉज आपका स्ट्रेस मेजर करता है, थर्मिस्टर आपका टेम्परेचर, तो ये आपका होगा थर्ड, बॉर्डन गॉज प्रेशर, स्ट्रेन गॉज स्ट्रेस। देखिए सुबह मैंने वो कराया था ना, उसमें क्वेश्चन गलत था, तो 44 का बी होगा। नेक्स्ट है देखिए पोलराइजेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, पोलराइजेशन इज रिलेटेड टू एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कोहेरेंस लेजर से रिलेटेड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर से है, और डिस्पर्जन बैंडविड्थ से रिलेटेड है। पोलराइजेशन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पता नहीं मुझे को तो ये तीन मिल रहे हैं, और जो नहीं मिल रहा है तो आप इसमें से देख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि टीआईआर ऑप्टिकल फाइबर में होता है, तो सी का फोर्थ ऑप्शन हो गया। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन मतलब फैलना, सिग्नल ब्रॉडनिंग बोलते हैं ना, सिग्नल ब्रॉडनिंग, डिस्पर्जन इज व्हाट, सिग्नल ब्रॉडनिंग, देयर occurs the overlapping of pulses between in adjacent time slots, तो सिग्नल ब्रॉड हो रहा है तो उसकी बैंडविड्थ आपस में ओवरलैप कर रही है ना, ये यहाँ पे है, ये इसकी बैंडविड्थ यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, बैंडविड्थ से रिलेटेड है। तो पोलराइजेशन एलसीडी से रिलेटेड है, अब ये मुझे पता नहीं चल रहा अभी, ये बाद में हम चेक करेंगे, लेकिन जो तीन मिल रहे हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये थ्योरी है, क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड, अब देखिए प्लांक प्रपोज्ड to explain the distribution of energy in the spectrum of black body absorb frequency, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसने बोला है फोटॉन्स, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, अ क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड फोटोन, लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ क्वांटम विल हैव मोर एनर्जी इफ द वेलोसिटी इज ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट है अ फोटोन हैज इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम इक्वल टू हाउ मच, 3 into 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जनरली सी के इक्वल ही होता है, तो ये होगा। फिर फॉर एन इलेक्ट्रॉन मास आपको दिया है, ये मास है 9.1 into 10 की पावर -23 होता है, वैसे 10 की पावर -8 28 दिया है, विद स्पीड आपको दिया है, अकम्पनिंग वेव विल हैव वेवलेंथ ऑफ, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मास दिया है आपको, और क्या दिया है, स्पीड दिया है, इसका फॉर्मूला होता होगा, रुकिए, हाँ Eg इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है ना कुछ, एच सी बाय लेमडा, मैं फॉर्मूला भूल रही हूँ, रुकिए, ये क्वेश्चन आपका, ये आप घर से करके लाएंगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका एक फॉर्मूला है कुछ, क्या फॉर्मूला मैं भूल गई, मैंने करवाया भी था मॉक टेस्ट में, मेरे मॉक टेस्ट में जाइएगा, मैं अभी एक्चुअली मैंने एट रैंडम ये पेपर निकाला और फटाफट मैंने इसको अभी अपलोड कर दिया है, अभी मैं साथ ही साथ सॉल्व भी कर रही हूँ, फटाफट आंसर्स जो जो पॉसिबल थे मैंने कॉपी में लिखे, उसे चेक कर रही हूँ, जितना आता है उतना बता रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये मुझे आप फॉर्मूला करके बताइए, मुझे भी पता है वो मैं देख लूंगी, मेरी प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने करवाया है वेवलेंथ से रिलेटेड, क्या फॉर्मूला होता है, कुछ 1.24 होता है ना, अरे कुछ भूल गई हूँ मैं, Eg इज इक्वल टू 1.2524 बाई लेमडा, ये आप देखिएगा, ये होमवर्क है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मैटर, मैटर पे जब इलेक्ट्रॉन्स प्रभाव इम्पैक्ट करती हैं, उस पर कोलाइड करती हैं, तो इसमें EM वेव्स जनरेट होती है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये इसका वो है, देखिए इसमें लिखा भी है ना, देखिए ये फॉर्मूला दिया तो है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, तो इसमें आपको m दिया है ना, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है कितना, 6.68 इंटू 10 की पावर -23, और मास कितना दिया है 9.1 इंटू 10 की पावर -28, और म्यू कितना दिया है आपको, सॉरी v आपको कितना दिया है 5.9 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप एक काम कीजिए, ऊपर आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 6.68 को मैं 6.7 लिख सकती हूँ, इसको 9 लिख सकती हूँ, इसको 6 लिख सकती हूँ, और ऊपर ये कितना होगा 10 की पावर -23 प्लस 28 इज हाउ मच 5, एंड 5 माइनस 8 इज 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 इंटू 6.7 डिवाइड बाय 9 6 जा 54। अब आप देखिए 6.7 है डिवाइड बाय 54 है ना, तो रुकिए
54 आंसर कितना आ रहा है इसका? आंसर है इसका आंसर वैसे होना तो यही चाहिए इसका 1.2। देखिए ये जो होगा 154 हो गया ना ये, तो ये 3 हो जाएगा। और फिर इसमें आप अगर देखिए मैं 67/540 भी करूँ तो आप खुद ही देखिए 67 डिवाइड बाय 54, 5 6 7 3 और ये इतना हो गया, इधर 0 हो गया, 2 4 जा 10, 3 5 जा तो 15, नहीं ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग है 10। देखिए अगर आप इसमें देखिए तो ये कितना आ रहा है 10 की पावर -8। ये इसी फॉर्मूले से निकलेगा, ये आप सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। मैं भी देखूंगी ये अभी आप, ये मुझे थोड़ा सा वो फॉर्मूला भी क्लियर करना है क्योंकि इसने बोला है ना within some experiments what is important to notice that light can be thought of either as waves with particle like properties or particles with wave like properties। ये डी ब्रॉगली ने किया था, any moving particle with mass m and speed v वेवलेंथ कितना, तो इसने क्या दिया फॉर एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास दिया है मूविंग विद स्पीड accompanying wave will have wavelength of। तो ये आप निकालिए, ये होमवर्क है, मैं भी निकालूंगी, ठीक है। टिल देन गुड बाय, और इसको जरा लाइक कर देना और ज़्यादा से बच्चों को शेयर करो ताकि उनका भी इस लॉकडाउन में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ओके, इसको लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।